हो कि चारा चोर है। तुम्हारे बच्चे को लोग क्या बोलेंगे, देशद्रोही का बेटा, तब तुमको कैसा लगेगा? कम से कम तुमसे तो अच्छा है भाई, कम से कम ऐसे तो नहीं लगवाया लालू यादव अपने पे। बेवकूफ इंसान, तुम्हारी अभी उतनी हैसियत नहीं है कि तेजस्वी यादव तुम्हारे बातों की प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि उनके पास और भी सारे काम हैं। कह रहे थे कि मेरे पिताजी पाकिस्तान से लड़े, मेरे दादाजी चीन से लड़े, तो अगर सोचूं आप क्या कर रहे हो? कम से कम अपने पिता का, अपने दादाजी का इज्जत तो बचा लेते। कम से कम उन्हें शर्म तो नहीं आती ये कहते हुए कि मेरा बेटा देशद्रोही निकला। वो प्रोपेगेंडा फैलाना चाहता है कि हमें आरजेडी के लोग जानबूझकर जेल में डाले हुए, जबकि ऐसा दूर दूर तक कहीं नहीं है। सिंपल सी बात है, जब गृह मंत्रालय नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, तो फिर तेजस्वी यादव कहाँ से इसको अंदर डालेगा? कि सबसे पहली बात तो उनको बोलने का तरीका पता नहीं है। जिस प्रकार से अभी भी चारा चोर जिसको बोल रहे हैं, कम से कम उनके दादाजी की ही उम्र के वो होंगे, और उसके दादाजी अगर चीन में लड़े होंगे ना, हम बोलना नहीं चाहते हैं, बोलेंगे तो पूरा बखिया उधेड़ देंगे। बहुत उम्र दराज होंगे उनके दादाजी, इसलिए हम इज्जत और सम्मान कर रहे हैं। अगर वो चीन युद्ध का बात कर रहे हैं तो याद कर लीजिए, चीन का युद्ध 1962 में हुआ था, और उसमें 132 यादव मराए थे, जिसका लाश 3 महीना बाद बर्फ में से निकला था, और सबके सीने पे गोली लगी हुई थी। बोलेंगे तो लोग बोलेगा जातिवाद करती है। चार चक्र देख रहे हैं मनी रिपोर्टर के साथ। अभी मैं बता दूं कि मनीष कश्यप का जब कोर्ट में पेशी था, तो उन्होंने पेशी के दौरान जब बाहर निकले तो बोल रहे थे कि उनके मुंह पे जो है गांजा फूका जाता है। उसके बाद बहुत सारा उन्होंने तेजस्वी यादव पर आरोप लगा, चारा चोर का बेटा मैं नहीं हूँ, ऐसा बहुत सारा बयान दिया। इस सारे मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के बाकी से बोलने वाली खुशबू जी है, इनसे हम बात करेंगे। खुशबू जी, समाचार चक्र में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप अभी कह रहे थे कि जब वो जेल से निकले मनीष कश्यप, तो वो कह रहे थे कि मेरे मुँह पे गांजा फूका जा रहा है। अगर ऐसा था तो उनको लिखित आवेदन अंदर से भी देने की प्रक्रिया होती है, ये शायद आपको भी पता होगा कि वो लिखित आवेदन दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो जैसे ही बाहर आता है और जैसे ही कैमरा देखता है, 8-10 कैमरा मेरे तरफ घुमा हुआ है, तो वो चिल्लाना शुरू करता है। मैंने पहले भी कहा था कि मनीष कश्यप की जितनी भी कोशिशें होती है, वो खुद को टीआरपी देने वाला होता है और अपने स्क्रिप्टेड चीज़ों पे काम करने वाला होता है। मतलब वो प्री प्लान था कि इस बार बाहर जाएंगे तो उस प्रकार की चीज़ें करके आएंगे जिससे लोग में भड़काऊ स्थिति उत्पन्न हो गया। इनफैक्ट हो भी गया भड़काऊ स्थिति उत्पन्न, और उसको लगा कि ऐसा करके हम बहुत 30 मार खां वाला काम कर लेंगे, लेकिन फिर से वो एक बेवकूफ़ी कर गया। कहीं ना कहीं उसकी बेवकूफ़ी की सजा आज 4 मासूम को मिल गया। 4 लोग सस्पेंड हो गए जो उसको अंदर से लेकर आए थे। उसके अलावा जो उसके वीडियो चला के उछल रहे हैं उसके संगी यानी कि उसके टीम के लोग, उन सभी चैनलों पर भी FIR होगा जो उनके वीडियो को चलाने का काम किया है। इसलिए वो क्योंकि इल्लीगल है। कोर्ट परिसर में कोई भी कैदी का इंटरव्यू नहीं ले सकता जब तक परमिशन नहीं हो, और कैदी की बाइट को नहीं चला सकता। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप अगर जेल से आया तो वो एक कैदी ही है अभी, जब तक वो जेल में है। तो ये रह गई बात। और सबसे बड़ी बात कि जब आके जाते आते बोला, मतलब पिछली बार भी जब वो जेल जाने वाला था तब भी उसने बोला कि 180 दिन में तेजस्वी यादव का सरकार मैं गिरा दूंगा। मतलब पिछली बार भी उसका टारगेट था आरजेडी। मतलब वो लोगों को दोहरा भाग में बांटना चाहता है कि लोग उस आरजेडी का जो ये है सपोर्टर है उसको और बाकी लोगों को वो पार्टीशन करना चाहता है, ताकि आने वाले समय में इस महानुभाव जो राजनीतिक बनने का सपना देख रहे हैं, जो राजनेता बनने की जिस उनकी प्लानिंग है, वो सक्सेसफुल हो पाए। उसकी तैयारी करके ये जब भी कभी कुछ बोलते हैं तो वो प्री प्लान्ड बोलते हैं, ताकि वो चीज़ें जब ये बाहर आए तो उनको काम देगा राजनीति। हाँ, अच्छा, एक चीज़ समझ में नहीं आती। मनीष कश्यप का बयान था कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं आर्मी का बेटा हूँ, मैं चारा चोर का बेटा हूँ। आखिर उनको डर किससे है? देखिए, डर तो खास आप ही बोले थे किसी से नहीं है डर। जिस प्रकार से वो दहाड़ चिल्ला के बोल रहे थे, हमें नहीं लगता कि उस इंसान को किसी से डर था। डर रहता तो शायद वो चिल्ला के बोलता ही नहीं। सबसे बड़ी बात वो कह रहे थे कि मेरे पिताजी पाकिस्तान से लड़े, मेरे दादाजी चीन से लड़े, तो अगर सोचूं आप क्या कर रहे हो? कम से कम अपने पिता का, अपने दादाजी का इज्जत तो बचा लेते। कम से कम उन्हें शर्म तो नहीं आती ये कहते हुए कि मेरा बेटा देशद्रोही निकला। उन्होंने उतने अच्छे काम किया। हम भी सम्मान करते हैं उनके पिताजी अगर बॉर्डर पे हैं, अगर फौजी हैं तो हम फौजी को हमेशा सम्मान करते हैं। उनके पिताजी के लिए भी हमारा वही सम्मान रहेगा। लेकिन तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम तो नाकी कटवाने का काम कर रहे हो ना अपने माँ बाप का, अपने भाई का। कम से कम उस माँ का शकल तो देख लेते जो पिछले 6 महीना से रो रही है। पिछली बार जब आया तो हमको लगा था कि थोड़ा सा ठेस लगता है तो इंसान में बुद्धि खुलती है, लेकिन इस बार वो जो करके गया फिर से लग रहा है कि बुद्धि खुलने के बजाय उसकी बुद्धि और चौपट हो गई है। अच्छा, जिस प्रकार से वो बोल के। अच्छा, मनीष कश्यप तेजस्वी यादव को टारगेट क्यों किया? कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उनके हाथ में गृह मंत्रालय है, नहीं उनको कोसना चाहिए सब। देखिए, सिंपल सी बात है, हम आपको बोले ना कि ये हमेशा टीआरपी चाहता है और कुछ नहीं। इसको लगता है तेजस्वी यादव को टारगेट करेगा, उसके जो सपोर्टर है वो उसको प्रतिक्रिया देंगे, बोलेंगे, बात हाईलाइट होगा। यही तो सबसे बड़ा प्लानिंग है। वही तो हम आपको बोले, नीतीश कुमार जी बोला था, उसको पता था
ये नहीं, ऐसा नहीं है कि मनीष कश्यप को नहीं पता होगा कि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार जी के पास है। नीतीश कुमार जी, लेकिन इधर बोल रहा है चारा चोर। शर्म कर लो भाई। ठीक है, वो उसके पिताजी ने जो कुछ भी किया, जब भी तुम मुंह से निकाल उगलते हो तो तुम ऐसे अनर्गल बातें ही उगलते हो कि इससे पहले भी जब तुम रिपोर्टिंग भी करते थे तो अनर्गल तरीका से ही करते थे। वो पूरा बिहार जानता है तुम्हारा तरीका को, हर लोग थू करता है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और कहीं ना कहीं पत्रकारिता जगत को बदनाम करने वालों में से तुम भी हो, तो कम से कम कभी भी तो कुछ अच्छा बोल दिया करो। तुम बोलते हो कि चारा चोर है, तुम्हारे बच्चे को लोग क्या बोलेंगे, देशद्रोही का बेटा, तब तुमको कैसा लगेगा? कम से कम तुमसे तो अच्छा है भाई, कम से कम ऐसे तो नहीं लगवाया लालू यादव अपने पे। कौन सा नेता भ्रष्ट नहीं होता, कौन सा नेता पे ये नहीं लगा होता? आप हमको एक नेता उठा के बता दीजिए पूरे भारत में जो पूरा स्वच्छ हो एकदम 100 में 100%। अच्छा, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप का ये तो इच्छा नहीं है कि तेजस्वी यादव हम पे प्रतिक्रिया दे। हाँ, वही तो हम आपको कह रहे हैं। पिछली बार भी वो तेजस्वी यादव को टारगेट किया था, जब वो तमिलनाडु ले जाया जा रहा था तब भी वो तेजस्वी यादव को टारगेट किया था, और आज जब वो बाहर निकला कोर्ट में पेशी के लिए तब भी वो तेजस्वी यादव को ही टारगेट किया। कहीं ना कहीं वो सोचता है कि ऐसा करने से तेजस्वी यादव हमारी बातों का प्रतिक्रिया देंगे। तो बेवकूफ़ इंसान, तुम्हारी अभी उतनी हैसियत नहीं है कि तेजस्वी यादव तुम्हारे बातों की प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि उनके पास और भी सारे काम हैं। तुम जैसे लोगों के पीछे अगर पड़ेंगे तो पूरा बिहार उनको देखना है, अभी उनके पास उतना टाइम ही नहीं है। और पिछली बार भी नहीं दिया था, और ना ही तेजस्वी यादव का दूर दूर से कहीं भी रोल है इसी केस में। इसका पहला केस है बेतिया का, जो SBI बैंक के अथी को, मैनेजर को इसने धमकी दी थी, अंदर में घुस के चिल्लम चिल्ली किया था। दूसरा इसका केस है वहाँ के बीजेपी विधायक जो है, जो जिसके साथ रंगदारी और वसूली किया था, वो है। यहाँ पब्लिक को पता रहता है कुछ नहीं और कुछ भी बक देता है। हमें पता है कि अभी हम बोल रहे हैं ना, इस पर भी प्रतिक्रिया हमें उनके जो आई सपोर्ट वाले हैं, जो घर के कम्बल में घुस के आई सपोर्ट लिखते हैं, और रोड पे अगर खड़ा होने की बात आएगी तो एक भी नहीं दिखेंगे, वो फिर लिखेंगे। लेकिन हमें कोई इतराज नहीं है, कम से कम लोगों को सच्चाई भी तो पता चलेगा ना। तो 2 केसेस है जिसकी वजह से कुर्की जब्ती हुआ था, 2 साल से बेल टूटी था उस केस में, और उसी केस में अभी भी ये यहाँ पे अंदर में बेहोर जेल में अंदर है उसी केस में। उसके अलावा भी 8-10 केस, टोटल 6 केस बिहार, 6 से 7 केस बिहार का था और 6 केस तमिलनाडु का था। आर्थिक इकाई का भी है, वो भी आप जानते हैं, जिसके लिए पेशी हुआ था पिछली बार इसका। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये एक प्रोपगेंडा फैलाना चाहता है कि हमें आरजेडी के लोग जानबूझकर जेल में डाले हुए, जबकि ऐसा दूर दूर तक कहीं नहीं है। सिंपल सी बात है, जब गृह मंत्रालय नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, तो फिर तेजस्वी यादव कहाँ से इसको अंदर डालेगा? अच्छा, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है मनीष कश्यप के भाई करुण कश्यप द्वारा कि 3-4 महीने में भाई बाहर आ जाएंगे। तो मनीष कश्यप का बयान आ रहा है कि सरकार अपना बनाएंगे, अपने तरीका से बिहार चलाएंगे। देखिए, सरकार बनाना कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि कोई भी उठ के आएगा और बोलेगा हम सरकार बना देंगे तो सरकार बन जाएगी। आप देख लीजिए ना, अगर ऐसी बात है तो हमें लगता है बहुत सारे नेता हैं, बीजेपी सब, अभी 3 पार्टियां हैं अव्वल दर्जे के बिहार में, बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू। उसके बाद बहुत सारी पार्टियां हैं, इधर मुकेश सहनी भी प्रयास कर रहे हैं, जितन राम मांझी भी प्रयास कर रहे हैं, युवा चेहरा चिराग पासवान भी प्रयास कर रहे हैं, इधर आपके पप्पू यादव भी प्रयास कर रहे हैं। मतलब ये सारे छोड़ के और मनीष कश्यप बिहार चलाएगा, आपको लगता है? कहीं लगता है ऐसा पॉसिबल ही नहीं कहीं का। मतलब ये सिर्फ लोगों के दिमाग में डालना चाहता है कि हम जो कर रहे हैं हम बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है कि राजनीति खेल रहा है टीआरपी का और लोगों को भड़काने का। तो इसकी बातों से लोग इस बार भड़कने वाले हैं नहीं, क्योंकि हर लोग आज कह रहे हैं कि ये बेवकूफ़ी करके गया है। अच्छा, लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग करते थे, गरीबों का आवाज़ उठाते थे, तो आपको उनका रिपोर्टिंग कैसा लगता है? क्या ऐसा पत्रकारिता नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी पत्रकारिता ऐसी है तो नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं होनी चाहिए कि सबसे पहली बात तो उनको बोलने का तरीका पता नहीं है। जिस प्रकार से अभी भी चारा चोर जिसको बोल रहे हैं, कम से कम उनके दादाजी की ही उम्र के वो होंगे, और उसके दादाजी अगर चीन में लड़े होंगे ना, हम बोलना नहीं चाहते हैं, बोलेंगे तो पूरा बखिया उधेड़ देंगे। बहुत उम्र दराज होंगे उनके दादाजी, इसलिए हम इज्जत और सम्मान कर रहे हैं। अगर वो चीन युद्ध का बात कर रहे हैं तो याद कर लीजिए, चीन का युद्ध 1962 में हुआ था और उसमें 132 यादव मराए थे, जिसका लाश 3 महीना बाद बर्फ में से निकला था और सबके सीने पे गोली लगी हुई थी। बोलेंगे तो लोग बोलेगा जातिवाद करती है, लेकिन सबके सीने में गोली 132 156 ऐसा ही कुछ आंकड़ा था, लगभग 150 का आंकड़ा था जो वहाँ पे मरे थे। और सारे यादव से चीन से सबसे बड़ा युद्ध आज़ादी के बाद होने वाला 1962 में है। और ये बात कर रहा है कि मेरे दादाजी चीन से लड़े, तो किसके दादाजी चीन से नहीं लड़े भाई? हो सकता है आपके दादाजी भी होंगे, हो सकता है इनके दादाजी भी होंगे, हो सकता है मेरे भी दादाजी होंगे जो चीन के युद्ध में लड़े होंगे। तो कौन सा बड़ा तुम 30 मार खान हो? बहुत सारे लोग होंगे जो चीन से लड़े होंगे। तुम पाकिस्तान से पिताजी की लड़ने की बात कर रहे हो। हम सम्मान करते हैं उन पिताजी का जो फौजी में है, जो आर्मी में है या फौजी में है।
ठीक है, मैं अभी आप बिहार के हजारों भाई उठा के देख लीजिए जो आर्मी और फौजी में है। हमारे खुद बड़े पापा का बेटा आर्मी में है, तो वो भी तो पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। हर वो इंसान लड़ रहा है, हमारा हर बिहार का भाई लड़ रहा है, तो हम ढिंढोरा पीटेंगे कि मेरा भाई फौजी में है, मेरा भाई पाकिस्तान से लड़ रहा है। और कुछ नहीं मिलता है तो घुमा फिरा के बीजेपी वाला एजेंडा पाकिस्तान हिंदुस्तान बोल दो, हिंदू मुस्लिम कर दो, और लोगों के दिमाग में ये गंद अपने आप को मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार कहते हैं। क्या सन ऑफ बिहार दूसरा बिहारी कोई नहीं है? सन ऑफ बिहार मनीष बात कश्यप। बताइए, सन ऑफ बिहार इसको किसने टैग किया? आपने सुना है कि कभी किसी ने इसको सन ऑफ बिहार के नाम से मेडल देते हुए सम्मानित किया? तो फिर किसने दिया? अपने आप में अपने आप ले लिया? नहीं, अपने आप ले लिया। अपने आप का नाम रखना होता है ना। अभी देखिएगा भोजपुरी में एक चीज चला हुआ है, दो चार को जो सपोर्टर रहते हैं, कोई बोलेगा ट्रेंडिंग स्टार, कोई बोलेगा पावर स्टार, कोई बोलेगा चॉकलेटी स्टार, जबकि ऐसा उसको कोई देता है नहीं। अपने में वो लोग क्या करते हैं, नामाकरण कर लेते हैं। तो इसमें से एक एग्जाम्पल ये इंसान भी है जो अपने आप से एक टैग ले लिया सन ऑफ बिहार। जबकि देखा जाए तो किसी भी बिहार के बड़े लोग, मतलब बड़े कहने का मतलब प्रतिष्ठित लोग, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो, चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे कोई भी बड़े तबके के लोग हैं जिसने इसे सन ऑफ बिहार का टैग अगर दिया है, अगर वो अवार्ड दिया है, तो हमें दिखाई दे, हम फिर मानते हैं। कभी हमें अगर मेरा नाम खुशबू रॉय है और हम अपने आप को कुछ और बोल दे, तो फिर बेवकूफ़ी है अपने आप के बारे में बोलना। एक लास्ट सवाल है खुशबू जी की, कहीं मनीष कश्यप चुनाव लड़के अगर सीएम बन जाते थे, बड़े एक नेता बन जाते, तो क्या उनका इंटरव्यू आप लीजिएगा? बिल्कुल लेंगे। सत्ता में अगर वो भी रहेंगे, सवाल उनसे अगर रहेगा, जरूरत उस हिसाब से पड़ेगी तो बिल्कुल लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते हैं, तो अगर बीजेपी पार्टी के कोई नेता हमसे सवाल पूछने का जरूरत पड़े तो हम कहेंगे नहीं भाई हमारे जेडीएन हम ले लेंगे। ऐसा तो नहीं है भाई। हम सबसे पहले हम देश के आम नागरिक हैं, उसके बाद दूसरा हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, उसके बाद हम एक यूट्यूबर हैं जो लोगों का खबर करते हैं। जरूरत पड़ने पर बिल्कुल लेंगे, ठीक है। पर्सनली हमारी उससे दुश्मनी नहीं। हम पहले भी कहते थे कि हमारी लड़ाई विचारधारा की। कुछ भोसू को ये भी समझ में नहीं आएगा, फिर वो कमेंट में गाली वाली लिखेगा, हमें पता है। लेकिन हम हर बार बोल रहे हैं कि हमारी लड़ाई मनीष कश्यप से कोई पर्सनली नहीं है। इसलिए पर्सनली नहीं है क्योंकि उसने मेरा 2 कट्ठा जमीन नहीं छीन लिया है कि हमारी उसकी लड़ाई पर्सनली नहीं। हमारी लड़ाई विचारधारा की है। जिस विचारधारा से उसने गंद फैलाया है हमारे पत्रकारिता समाज में, जिसकी वजह से आज हमारे पत्रकारों पर उंगली उठ रहा है, पत्रकारों का वैल्यूएशन घट रहा है, उस विचारधारा की लड़ाई है और उसको सुधारने की लड़ाई। अगर कोई बोल देता है कि माइक कैमरा माइक का मोबाइल उठा लेता है, कुछ भी बोल देता, आप जाइए, कुछ भी बोल देता। और ये मनीष कश्यप का ही कारनामा है जो लोग आज पत्रकार का वैल्यू नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसी का ये निगेटिव क्रांति लाया हुआ बिहार में है कि कोई भी अनपढ़ जाहिल गवार जो 8वां पास होता है, 10वां पास होता है, जिसको न पॉलिटिक्स का ज्ञान होता है, जिसको न सोशल साइंस का ज्ञान होता है, और माइक खरीद के चला आता है, और उसकी वजह से सारे लोग, कहावत है ना कि एक सरी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो कुछ वैसे यूट्यूबर की वजह से आज पूरी पत्रकारिता, सोशल मीडिया आज बदनाम हो रही है, और वो इसी का देन है। श्रेय मनीष कश्यप को जाता है। हाँ, उसी का देन है। जी देखिए, हमारे साथ बेबाकी से बोलने वाले खुशबू जी थे, जो सोशल एक्टिविस्ट में अपने हर एक मुद्दा पर बेबाकी से बयान रखते हैं। उनका अपना बयान है। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देख रहे समाचार चक्र। जय हिंद, जय भारत।